हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। तो जैसा कि आज हो गया है 2 नवंबर, जिसका फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दे के आ चुके होंगे बाहर में। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम में आए हुए लगभग लगभग 90% जीके जीएस एंड साइंस के क्वेश्चन लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। तो आप सभी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे कहीं से भी, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है जिनका, तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया हूँ हर क्वेश्चन में। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगेगी तब लाइक कर लेना, ठीक है? नहीं अच्छी लगी तो मत लाइक करना, ठीक है? चलिए, और हमें लगता है कि आपको अच्छी लगेगी और बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात हुई थी कि दसम पुस्तक के लेखक कौन है, तो दसम पुस्तक के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं, ठीक है दोस्त। और यह उनकी विभिन्न काव्य रचनाओं का संग्रह था और यह एक विवादित ग्रंथ है। और कुछ स्रोतों के अनुसार इसके कुछ हिस्सों के लेखक अन्य कवि भी हो सकते हैं। तो ये विवादित है, लेकिन ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह दिया गया था, जो कि हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के बारे में। वीन इंडियंस, दिल्ली ए नोवेल और द एंड ऑफ इंडिया। तो ये जो तीनों पुस्तक हैं ये खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि वेन मैनी सेट्स ये सुखवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर वाले 2 जिले कौन से हैं? तो पूछा था कि जो मध्य प्रदेश है उसमें सर्वाधिक तापांतर वाले 2 जिले कौन से हैं? तो एक ग्वालियर है और एक दतिया, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक तापांतर जिले वाले जिले हैं, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के उत्तर एवं मध्य भाग में कौन सी 2 बोलियां बोली जाती है? तो बात हो रही थी मध्य प्रदेश के उत्तर एवं मध्य भाग में 2 बोलियां कौन सी बोली जाती हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बुंदेली एवं मालवी 2 बोलियां हैं जो कि बोली जाती हैं। तो बुंदेली का क्षेत्र काफी व्यापक है और यह उत्तर प्रदेश की सीमा के करीब जिलों जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी और दतिया आदि में बोली जाती हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें मालवी भाषा की, तो ये मालवी मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत देवास और इंदौर जिला और उज्जैन जैसे जिले यहाँ पे सम्मिलित हैं, यानी कि आते हैं, ठीक है। ये जो मालवी भाषा है उज्जैन इंदौर जैसे आपके जिले में बोली जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की बात हुई थी कि किस क्षेत्र में कोल जनजाति नहीं पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोल जनजाति है ये प्रमुख रूप से रीवा, सतना और एक सेकेंड दोस्त, रीवा, सतना और शहडोल, सीधी, पन्ना और सिंगरौली जैसे जिलों में ये पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन में उज्जैन दिया गया था उसमें ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो दिया होगा जिस नंबर पे वही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को रेफ्रिजरेटर में रखने का कारण क्या है? जो बेकिंग सोडा है उसको अधिकतर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, तो इसका कारण क्या है पूछा गया था। तो फ्रिज से आने वाली दुर्गंध को सोखना, ठीक है, इसलिए इसको आपका फ्रिज में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिटेल में इसने भी मुझे बताया है, डिटेल में ये नहीं बताया है। तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो मैं प्रयास किया हूँ आपसे रिव्यूज में कि एक आपको अपना व्यू दे पाऊँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है।
चलिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनका नहीं हुआ है वो तो नहीं समझ पाएंगे एकदम, और जिनका एग्जाम हुआ था उनको तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चपोली बांध किस नदी पर बना है? तो चपोली बांध जो कि चपोली नदी पे बना हुआ है, ठीक है, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। जो गोवा में स्थित है दोस्त, माफ करेंगे, तो गोवा में स्थित है, जो दक्षिण गोवा के कैनाकुना तालुका, तो याद रखेंगे कैनाकुना तालुका में स्थित है यह नदी। अ, गलगी बागा नदी की एक सहायक नदी है। तो गलगी बागा नदी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें लगता है, तो चपोली बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह मंगल ग्रह दिन में किस रंग का दिखाई देता है? ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मंगल ग्रह है, शायद ऐसे पूछा गया था कि मंगल ग्रह है, इसका दिन में गुलाबी रंग दिखाई देना किसका कारण है? ये प्रकीर्णन का कारण है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी जानेंगे। तो आपको हम दोनों प्रकार से क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। जो मंगल ग्रह को दिन में गुलाबी रंग बनाता है, ये कण लाल रंग के प्रकाश को बिखेरते हैं, जिसमें आकाश गुलाबी दिखाई देता है, जबकि नीला प्रकाश अवशोषित हो जाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर सूर्यास्त के समय नीले रंग के प्रकाश के विपरीत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आकांक्षी, मिस्टेक है, आकांक्षी होगा यहाँ पे। तो आकांक्षित जिला परियोजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो आकांक्षित जिला ये नीति आयोग के द्वारा आपकी संचालित की जाती है। नीति आयोग पहले जिसका नाम था योजना आयोग, क्योंकि 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। पहले क्या नाम था इसका? योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग इसका पहले नाम था, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग रख दिया गया था। और एक बात और याद रखेंगे, जो नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो कौन सी धातु है जो शीतल यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो जो मैग्नीशियम है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है दोस्त। चलिए, तो मैग्नीशियम हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, लोक रंग उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो लोक रंग उत्सव का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था। तो भारत की समृद्ध और विविध लोक और आदिवासी संस्कृत कला और परंपराओं को प्रदर्शित करना और उनका संरक्षण करना और उनका जश्न मनाना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का ये उत्सव होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोक रंग महोत्सव प्रत्येक और 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस को शुरू होता है। ठीक है, लोक रंग भोपाल का 5 दिवसीय त्योहार होता है। ठीक है, तो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपको हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कौन सी भाषा बोली जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करा दूँ। ठीक है, चलिए, तो जो बुंदेली भाषा है, ये मध्य प्रदेश के बुंदेल क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बोली जाने वाली दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, बुंदेली मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बघेली बघेली जो भाषा है, यह पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बोली जाती है। वहीं पे बात करते हैं मालवी, तो मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है मालवी। और जो निमाड़ी भाषा बोली जाती है, ये निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको याद करके चलना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे बना है? तो ऑप्शन में दिया गया था विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, गंडाला, ऐसे कुछ दिया गया था। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, बम्बई और कुंडाला में है। तो चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। तो अगर आपसे पूछा होगा कि सबसे पुराना कौन है, तो हो जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई और कंडाला भी मानव निर्मित बंदरगाह है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शंस में कैसे आपका दिया गया था।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करके आए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 90% क्वेश्चन हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ पे एकदम रियल एनालिसिस होता है, ना कि कहीं इधर उधर से क्वेश्चन ले आके आपके बीच में करा दूँ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो भी है वीडियो लेट आती है लेकिन एकदम रियल आता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए, विद्युत परिपथ में स्विच का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्युत परिपथ में जो चालू और बंद करने तथा विद्युत परिपथ को स्विच करने के लिए परिपथ में स्विच का मुख्य काम विद्युत परिपथ को चालू या बंद करना होता है, जिसमें किसी विद्युत उपकरण में धारा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं तो डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है? तो वर्ण विक्षेपण जो होता है किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के रंगों या तरंगदैर्ध्य के आधार पर भिन्न होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो महोत्सव कौन कौन सी गतिविधियां होती है? खजुराहो जो महोत्सव होता है, इससे क्वेश्चन अभी हमें लगता है कल के शिफ्ट में पूछा गया था, और जो 30 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो आप सभी के लिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये टॉपिक, तो आइए जान लेंगे इसके बारे में। तो खजुराहो महोत्सव में मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन होते हैं, जिनके साथ ही पाक कला पाक कला का प्रदर्शन, साहसिक गतिविधियां, शिल्प प्रदर्शनी और योग व ध्यान सत्र जैसी अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती है। महोत्सव खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की पृष्ठभूमि में होता है और इसमें देश विदेश के कलाप्रेमी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो मुख्य रूप से ये शास्त्रीय नृत्य, हमें लगता है यही ऑप्शन में दिया गया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बात हो रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में यहाँ पे। तो राष्ट्रपति इसका बैठक बुलाता है, और राष्ट्रपति अगर नहीं हो तो लोकसभा का अध्यक्ष ये बैठक बुलाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाते हैं। यह संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत आयोजित की जाती है, जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति होती है, जैसे कि विधेयक को एक सदन द्वारा अस्वीकार किया जाना, और एक सदन द्वारा विधेयक पारित किया जाना, और दूसरे सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर कार्यवाही न करना, या विधेयक में संशोधनों पर असहमति होना। तो इस स्थिति में आपका संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। तो अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। तो अगला हमारा पूछा गया था कि मई 2025 तक यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके डॉक्टर अजय कुमार, जो कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं 15 मई को। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी आपकी वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने 15 मई 2025 को अपना पदभार संभाला है। 1985 बैच के केरल कैडर से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। कौन? डॉक्टर अजय कुमार, और पहले ये रक्षा सचिव के पद पर कार्यरत थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आपका लोकसभा यूपीएससी है, अनुच्छेद पूछेगा तो 315। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1913 में हुई थी दोस्त। इसके बारे में और जानेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 में शुरू हो गया था, 1924 में जो कि पूरा हो गया था, और उसकी आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। इसे किंग जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे नाम, और क्वीन मैरी ने भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को आगमन में आपका गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री
जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो ये कौन महिला है? तो निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान वित्त मंत्री है हमारी, तो ये हमारी राइट आंसर हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा निर्मला सीतारमण जी के बारे में। तो इनका जन्म 18 अगस्त 1959 में मुद्रे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें पहली बार मई 2019 में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, जो पूर्णकालिक रूप से दोनों पदों को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है दोस्त। ठीक है, तो इसी के साथ आ जाती है अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार क्रिकेट विश्व कप आपका 1975 में आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि पहली बार जो विजेता थी कौन टीम थी, तो विजेता थी आपका वेस्ट इंडीज टीम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये विनर रही थी। ठीक है, चलिए, ये इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, एक दिवसीय मैच की श्रृंखला थी, याद रखेंगे। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रूडेंशियल विश्व कप 1975 में क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक नाम था। क्या नाम था? प्रूडेंशियल विश्व कप 1975, इसका ऑफिशियल नाम रखा गया था। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि अगर आपसे पूछेगा कि भारत पहली बार विश्व कप कब जीता था, ये 1983 में जीता था। और उस समय कप्तान कौन थे? तो इस समय थे आपके कपिल देव। ठीक है, कपिल देव उस समय कप्तान थे, 1983 में आपका ये जीते थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी बना था प्रथम एशियाई खेल से संबंधित। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुए थे भारत में। ठीक है, चलिए, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बात कर लेते हैं। तवा बांध जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो जो तवा बांध जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता है, वो है 13.5 मेगावाट, यानी कि 13.5 मेगावाट। ठीक है, तवा बांध जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 13.5 मेगावाट है, जिसमें 6.75 मेगावाट की 2 टर्बो जनरेटर स्थित है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो आप जिन टॉपिक से आ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे, जैसे इस टॉपिक से पूछा गया है, तो आप इस टॉपिक से पढ़ेंगे तो आगे अगर एग्जाम है आपका, तो सेम टू सेम आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप सही करके आ जाएंगे, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश के लोक रंग महोत्सव। तो इस क्वेश्चन के बारे में शायद हम कर चुके हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो लोक रंग महोत्सव इस शायद क्वेश्चन हो चुका है। चलिए, अगला पूछा गया था, मैन बुकर अवार्ड 2012 में किसे दिया गया था? तो हिलेरी मेंटेल को जो मैन बुकर अवार्ड 2012 में दिया गया था। तो 2012 में मैन बुकर का अवार्ड हिलेरी मेंटेल मेंटेल ने उनके उपन्यास विंग्स ऑफ द बॉडीज, याद रखेंगे ना, विंग्स ऑफ द बॉडीज के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें लगातार दूसरी बार मिला था, जिससे वो यह पुरस्कार 2 बार जीतने वाली प्रथम महिला बन गई थी। आपसे पूछ सकता है कि मैन बुकर को लगातार 2 बार जीतने वाली वो महिला कौन सी है? तो हिलेरी मेंटेल। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान में सर्वाधिक अंतर सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में पूछा है, तापमान का अंतर सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो चंबल और अंचल क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अंतर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, उत्तर क्षेत्र में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी भाग भूमध्य रेखा से अधिक दूर होती है, जिसके कारण तापमान में मौसमी उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, जिस कारण से ये आपका ज्यादा अंतर होता है ग्रीष्म ऋतु के तापमान में। चलिए आगे बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में। तो आज का अंतिम क्वेश्चन से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो डेली एनालिसिस करिएगा। ठीक है, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, एक अन्य तंत्रिका कोशिका के डेट्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अच्छा तंतु
के बीच का जंक्शन क्या कहलाता है? तो जो अक्ष तंतु के बीच का जंक्शन पूछ रहा है आपसे कि क्या कहलाता है? ये सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, तो सिनेप्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, तो मैथ्स क्वेश्चन लगभग जैसे आ रहे थे पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हूँ वैसे ही आ रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप इसका एनालिसिस कर लीजिए। और पिछली वीडियो में हमने एग्जैक्ट मैथ की क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, रीजनिंग के भी ले आए हैं। तो यहाँ पे मैथ की क्वेश्चन आपकी 25 लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया जाए तो आप लोग रीजनिंग को थोड़ा ठीक से पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक शानदार तरीके से एक रियल क्वेश्चन और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करके एग्जाम देने जाइए। जय हिंद।